Hello everyone, welcome back to my channel. In today's video, I will talk about a very important topic of jurisprudence, that is kinds or classification of law in detail. So, let's get started. Firstly, we talk about what is law in simple language. इससे पहले यदि आपने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है कि लॉ क्या है, इसका डिफिनेशन क्या है, इसकी नेचर क्या है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। जुरिस्प्रूडेंस या फिर लॉ एंड लीगल मेथड नामक प्लेलिस्ट में मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि लॉ क्या है, उसके डिफिनेशन, नेचर के बारे में। यहाँ हम ब्रीफ में सिंपल लैंग्वेज में देखेंगे कि लॉ क्या है। Law is a set of rules made by a proper authority like government which people must follow. लॉ क्या है? लॉ सेट ऑफ रूल्स है जो कि किसी प्रॉपर अथॉरिटी के द्वारा, किसी सुप्रीम अथॉरिटी के द्वारा बनाई जाती है, लाइक गवर्नमेंट, जिसे लोग फॉलो करते हैं, जिसे लोगों को फॉलो करना चाहिए। और लॉ जो है वो लोगों के बिहेवियर को गवर्न करने के लिए ही बनाई जाती है। लॉ मीन्स रूल्स मेड बाय अथॉरिटी टू मेंटेन ऑर्डर एंड जस्टिस। लॉ वे रूल्स होते हैं जो कि किसी अथॉरिटी के द्वारा ऑर्डर और जस्टिस को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है। अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा अलग अलग पर्पस के लिए लॉज बनाए जाते हैं। हम यहाँ पे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो टाइप्स हैं लॉ के, उसे कवर करेंगे। इस चार्ट की मदद से हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ को समझेंगे। तो जो लॉ होते हैं वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं, इंटरनेशनल लॉ एंड म्युनिसिपल लॉ। इंटरनेशनल लॉ के टू टाइप्स होते हैं, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ एंड प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ, जिसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में जानेंगे। जबकि म्युनिसिपल लॉ को नेशनल लॉ, डोमेस्टिक लॉ के नाम से भी जाना जाता है। म्युनिसिपल लॉ के भी टू टाइप्स होते हैं, पब्लिक लॉ एंड प्राइवेट लॉ। प्राइवेट लॉ के अंतर्गत हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, और ये जो सिविल लॉ है वो भी एक प्राइवेट लॉ है, जो कि इंडिविजुअल्स के बीच जो रिलेशनशिप है, इंडिविजुअल्स के जो आपस में राइट्स एंड ऑब्लिगेशन है, उससे डील करता है। सिविल लॉ भी एक प्राइवेट लॉ ही है। सिविल लॉ क्या है? प्राइवेट लॉ ही है। सिविल लॉ प्राइवेट लॉ का ही पार्ट है। यहाँ पे मिस टाइप हो गया है। पब्लिक लॉ टू टाइप्स के होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। चलिए अब इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज इंटरनेशनल लॉ। International law is that branch of law which consists of rules which regulate relationships between state or nation. इंटरनेशनल लॉ का वो ब्रांच है, लॉ की वे शाखा है जो कि जिसमें वे सारे रूल्स होते हैं जो कि दो या दो से अधिक देशों के बीच जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करते हैं, उसको गवर्न करते हैं। वे सेट ऑफ रूल्स जो कि दो या दो से अधिक इंटरनेशनल लेवल पे दो या दो से अधिक देशों के बीच रिलेशनशिप को रेगुलेट करते हैं, वे होते हैं इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ अ बॉडी ऑफ कस्टमरी एंड कन्वेंशनल रूल्स विच आर कंसीडर्ड टू बी लीगली बाइंडिंग ऑन सिविलाइज्ड नेशन in their behavior with each other. बेसिकली इंटरनेशनल लॉ कन्वेंशनल रूल्स या फिर कस्टमरी रूल्स होते हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल पर मेजॉरिटियन जो सिविलाइज्ड नेशन होते हैं उनके द्वारा एक्सेप्ट किए जाते हैं, फॉलो किए जाते हैं, और एग्रीमेंट के थ्रू उनको अपनाया जाता है। एक दूसरे के बिहेवियर को जो है रेगुलेट करने के लिए, बाइंड करने के लिए, लीगली जो है एक दूसरे के बिहेवियर को, एक दूसरे के साथ कैसा बिहेवियर रहेगा, इसको तय करने के लिए इंटरनेशनल लॉ कस्टमरी रूल्स और कन्वेंशनल रूल्स पे बेस्ड होते हैं। The term international law is used by Bentham in 1789 in his book The Principle of Moral and Legislation. जो टर्म इंटरनेशनल लॉ है उसे फर्स्टली बेंथम ने 1789 में अपनी बुक द प्रिंसिपल ऑफ मोरल एंड लेजिस्लेशन में यूज किया था। फादर ऑफ इंटरनेशनल लॉ इज ह्यूगो ग्रोटियस। ह्यूगो ग्रोटियस को इंटरनेशनल लॉ का फादर माना जाता है। इट गवर्न्स द बिहेवियर ऑफ कंट्रीज एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जो इंटरनेशनल लॉ होते हैं वो कंट्रीज के कैसे बिहेवियर होंगे आपस में, उसको गवर्न करते हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर कैसा होगा वो भी इंटरनेशनल लॉ के थ्रू ही गवर्न होता है। इट इज़ लाइक अ ग्लोबल रूल बुक दैट हेल्प्स कंट्री इंटरेक्ट विथ ईच अदर इन अ पीसफुल एंड ऑर्डरली वे। इंटरनेशनल लॉ एक ग्लोबल रूल बुक की तरह है जो कि ये तय करता है, ये मदद करता है कि कंट्री जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ पीसफुल और एक ऑर्डरली वे से कैसे इंटरेक्ट करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। मीन्स जो इंटरनेशनल लॉ है उसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है इसको देखते हैं। सोर्सेज मीन्स फ्रॉम वेयर द लॉ हैज़ कम इनटू एग्जिस्टेंस। मीन्स लॉ जो है कहाँ से एग्जिस्टेंस में आया है, किस प्रकार एग्जिस्टेंस में आया है, यही क्या होता है? सोर्स होता है।
सो सोर्सेज ऑफ लॉ होता है। इंटरनेशनल लॉ इज एन अनकोडिफाइड लॉ। इंटरनेशनल लॉ मेनली अनकोडिफाइड लॉ है, जिसे एक सिस्टमैटिक वे से किसी भी ऑर्गेनाइज्ड अथॉरिटी के द्वारा सारे इंटरनेशनल लॉ को सिंगल कोड में कोडिफाई नहीं किया गया है। बट आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस गिव्स सम सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का जो आर्टिकल 38 है वो इंटरनेशनल लॉ के कुछ सोर्सेज को बताता है, जिसमें पहला है इंटरनेशनल कस्टम। इंटरनेशनल कस्टम वे कस्टम हैं जो कि वे सारे प्रैक्टिसेस हैं जो कि लंबे समय से कई सारी कंट्रियों के द्वारा एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, फॉलो किए जा रहे हैं यूनिफॉर्मली, जो कि कंसिस्टेंट है, सारे जो इंटरनेशनल लॉ है उसके कंसिस्टेंट है, रीजनेबल है और किसी भी पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल लॉ का सोर्स है इंटरनेशनल कस्टम। अगला है इंटरनेशनल कन्वेंशन मीन्स रिटन एग्रीमेंट। दो या दो से अधिक देशों के बीच जो रिटन एग्रीमेंट होते हैं एक दूसरे के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, वो होता है इंटरनेशनल कन्वेंशन। इंटरनेशनल कन्वेंशन टू टाइप्स के हो सकते हैं, बायलैटरल या फिर मल्टीलेटरल। बायलैटरल मीन्स बिटवीन टू कंट्रीज और मल्टीलेटरल मीन्स मोर देन टू कंट्रीज। सो इंटरनेशनल कन्वेंशन भी एक सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का। अगला है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ मीन्स प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल या फिर प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ। जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ वे प्रिंसिपल्स हैं जो कि वर्ल्ड के कई सारे जो नेशंस हैं, कंट्रीज़ हैं, उनके डोमेस्टिक लॉ में इन प्रिंसिपल को एक्सेप्ट किया गया है, उनके डोमेस्टिक लॉ में इन प्रिंसिपल को जस्टिस के लिए अप्लाई किया जाता है। सो जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ कई सारे कंट्रीज़ के द्वारा एक्सेप्ट किए गए प्रिंसिपल्स हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफ स्टॉपेल, प्रिंसिपल ऑफ गुड फेथ ईटीसी। अगला है जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन वो सोर्स है इंटरनेशनल लॉ का जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कई सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, अथॉरिटी हैं, जो कि कई सारे कंट्रीज़ के बीच यदि डिस्प्यूट होते हैं तो उसको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। सो जुडिशियल डिसीजन जो इन जुडिशरी के मीन्स जो ट्रिब्यूनल्स के डिसीजन होते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं। अगला है स्कॉलरली राइटिंग्स। जो जरिस्ट होते हैं, स्कॉलर्स होते हैं, उनकी राइटिंग्स भी, उनके जो ओपिनियंस होते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं। अगला है डिसीजन ऑफ द ऑर्गन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। जो इंटरनेशनल लेवल पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन हैं वो भी अपने डिसीजन के थ्रू जो है कई सारे कंट्रीज़ के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, जिस कारण इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो डिसीजन होते हैं वो भी इंटरनेशनल लॉ के सोर्स हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, दैट इज अ टाइप ऑफ इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ नेशन। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को लॉ ऑफ नेशंस के नाम से भी जाना जाता है। इट गवर्न्स द रिलेशनशिप बिटवीन सोवरन स्टेट्स एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो सोवरन स्टेट्स होते हैं, जो सोवरन कंट्रीज़ होती हैं और जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके बीच रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं, रेगुलेट करते हैं। एग्जाम्पल लॉ ऑफ द वॉर, लॉ ऑफ द सी, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ, ETC आर एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक इंटरनेशनल लॉ। अब हम देखते हैं कि सोर्सेज क्या हैं पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के। तो पहला है जनरल लीगल प्रिंसिपल, जो कि वेरियस कंट्रीज़ के द्वारा अपने डोमेस्टिक लॉ में फॉलो किए जाते हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। अगला है कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ। कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ जो इंटरनेशनल लेवल पे कस्टम है जो कि कई सारे कंट्रीज़ के द्वारा इम्प्लाइड रूप से फॉलो किए जाते हैं, वो सोर्स है पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का। अगला है ट्रीटीज़, जो कि एक्सप्रेस भी हो सकते हैं, इम्प्लाइड भी हो सकते हैं। एक्सप्रेस ट्रीटी जो है वो कन्वेंशन कहलाते हैं, जबकि इम्प्लाइड ट्रीटीज़ वे होते हैं लाइक कस्टम प्रैक्टिसेस, जो कई सारे कंट्रीज़ के कस्टम होते हैं, प्रैक्टिसेस होते हैं, वो इम्प्लाइड ट्रीटीज़ में आ जाते हैं। अगला है चार्टर। जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के जो चार्टर होते हैं, रूल्स होते हैं, वो भी पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्स होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कन्फ्लिक्ट ऑफ लॉज। It resolves that dispute in which different countries, individuals, or entities are involved, such as international business contracts, cross border family disputes, etc. प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ वे लॉ होते हैं जब किसी अलग अलग कंट्री के इंडिविजुअल या फिर एंटिटीज़ के द्वारा कोई बिजनेस के मामले में या फिर फैमिली मैटर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, तो उस पर ये डिसाइड किया जाता है कि किस कंट्री का जो डोमेस्टिक लॉ है वो अप्लाई होगा। सो प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ को कॉन्फ्लिक्ट ऑफ लॉ इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये तब अप्लाई होता है जब दो या दो से अधिक कंट्रीज़ के इंडिविजुअल और एंटिटीज़ के बीच डिस्प्यूट होता है। The sources or foundation of private international law is rooted in the law of individual country that can differ from one nation to another.
मीन्स प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के क्या सोर्सेज हैं, वो उन डिस्प्यूट्स में जो इंडिविजुअल कंट्रीज़ हैं, मीन्स जो कंट्रीज़ हैं, अलग अलग कंट्रीज़ हैं, उनके जो डोमेस्टिक लॉ हैं, वही सोर्स है प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ का, जो कि अलग अलग नेशन में अलग होता है। Now, let's talk about difference between public or private international law. Public international law is mainly built upon treaties and established practices, while private international law is enforced through domestic countries and arbitration. पब्लिक इंटरनेशनल लॉ जो है वो ट्रिटीज़ और जो पहले से इस्टेब्लिश्ड प्रैक्टिसेस हैं इंटरनेशनल लेवल पे, उनके द्वारा बनाए जाते हैं, जबकि प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ किसी कंट्रीज़ के खुद के डोमेस्टिक लॉ होते हैं, या फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू उनके बीच जो है डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कुछ अदर रूल्स और लॉ को फॉलो किया जाता है। मेनली डोमेस्टिक लॉ ही जो कि कंट्रीज़ में, मीन्स अलग अलग कंट्रीज़ में डोमेस्टिक लॉ होते हैं जो कि उस कंट्री के द्वारा इन्फोर्स किए जाते हैं, वही होते हैं प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ। जबकि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ को ट्रिटीज़, कन्वेंशन और प्रैक्टिसेस के थ्रू जो है अपनाया जाता है वर्ल्ड लेवल पे, एक दूसरे के बिहेवियर को, अलग अलग कंट्रीज़ के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, गवर्न करने के लिए। Now let's talk about supranational law, that is another type of international law. It is that law which are above the national law of individual country, that applicable to member state of an organization. सुप्रानेशनल लॉ वे लॉ होते हैं जो कि किसी इंडिविजुअल कंट्री के नेशनल लॉ, किसी इंडिविजुअल कंट्री के जो डोमेस्टिक लॉ होते हैं उसके ऊपर के लॉ होते हैं। मीन्स ये सुप्रानेशनल लॉ उन कंट्रीज़ पे एप्लीकेबल होते हैं जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर होते हैं, मेंबर कंट्री होते हैं। एग्जाम्पल, यूरोपियन यूनियन लॉ, where European Union regulation and directive apply directly to member state। जैसे कि यूरोपियन यूनियन लॉ जो है वो यूरोपियन यूनियन के जो भी मेंबर कंट्रीज़ हैं उन पे अप्लाई होते हैं डायरेक्टली। सो सुप्रानेशनल लॉ वे लॉ होते हैं जो कि किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर स्टेट पे एप्लीकेबल होते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज म्युनिसिपल लॉ। Municipal law is also known as domestic or national law. It governs the internal affair of a state, that is country, including issues between individuals and the state and within a particular or jurisdiction. Means जो म्यूनिसिपल लॉ होते हैं वो किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर को, मीन्स जो किसी कंट्री के इंटरनल अफेयर होते हैं, आंतरिक अफेयर्स होते हैं, उसको गवर्न रेगुलेट करते हैं, जिसमें इंडिविजुअल्स के बीच जो कोई इशू होता है, डिस्प्यूट होता है, या फिर इंडिविजुअल और स्टेट के बीच कोई डिस्प्यूट होता है, कोई इशू होता है, तो उसको रेगुलेट करने का काम जो है, उसको रिजॉल्व करने का जो काम है, वो म्यूनिसिपल लॉ करती है। सो म्युनिसिपल लॉ अप्लाई विद इन अ पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन। म्युनिसिपल लॉ जो है किसी एक पार्टिकुलर जुरिस्डिक्शन में अप्लाई होती है, किसी एक पार्टिकुलर टेरिटरी में अप्लाई होती है। इट इज़ इन्फोर्स्ड बाय डोमेस्टिक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन, जिसे उस कंट्री की डोमेस्टिक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन होती है उसके द्वारा इन्फोर्स किया जाता है। सो म्युनिसिपल लॉ इज इन्फोर्स्ड बाय डोमेस्टिक लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन। Municipal law derived from a country's constitution, statute and court decision and applied within a state। जो म्यूनिसिपल लॉ होते हैं किसी कंट्री के, वो उसमें इंक्लूड होते हैं उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट्यूट, उस कंट्री में जो जुडिशरी है उसके डिसीजन, जो कि उस कंट्री के अंदर ही अप्लाई होते हैं, उस कंट्री के इंटरनल अफेयर को ही गवर्न एंड रेगुलेट करते हैं। सो म्यूनिसिपल लॉ इज डोमेस्टिक और नेशनल लॉ। Now let's talk about public law, that is a type of municipal law. This part of the law deals with relationship between individuals or group of individuals and the government or the state। पब्लिक लॉ वे लॉ होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स और गवर्नमेंट के बीच जो रिलेशनशिप है उसको रेगुलेट करते हैं। इट फोकसेस ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट एंड द ड्यूटीज इट ओव्स टू सिटीजन एंड हाउ द स्टेट प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट। जो पब्लिक लॉ होते हैं वो गवर्नमेंट के क्या पावर हैं उस पर फोकस करते हैं, इसके साथ साथ गवर्नमेंट का उनके सिटीजन के प्रति क्या ड्यूटीज़ हैं इस पे पब्लिक लॉ फोकस करते हैं। इन सारे मैटर पे पब्लिक लॉ में रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। एंड हाउ द स्टेट प्रोटेक्ट पब्लिक इंटरेस्ट, इन सारे मैटर्स पे पब्लिक लॉ में रूल्स होते हैं। In modern times, the state have drifted from laissez-faire to welfare state, which have entered in trade and industry. Thus, the scope of public law has greatly increased।
इस आधुनिक समय में मॉडर्न टाइम में जो स्टेट है, जो गवर्नमेंट है, वो लेसेस फेयर यानी कि पूरी लिबर्टी को छोड़ करके वेलफेयर स्टेट की तरफ मूव कर चुकी है, जिस कारण वेलफेयर स्टेट को इस्टेब्लिश करने के लिए वो ट्रेड और इंडस्ट्री में भी इंटर कर चुकी है। मीन्स स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, वो ट्रेड और इंडस्ट्री में भी इंटरफेयर कर रही है, जिस कारण पब्लिक लॉ का जो स्कोप है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसमें गवर्नमेंट और इंडिविजुअल्स या फिर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स के बीच रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए कई सारे पब्लिक लॉ को बनाने पड़ते हैं, कई सारे पब्लिक लॉ को इन्फोर्स करना पड़ता है। Now, let's talk about constitutional law, that is a subdivision of public law. It is one of the subdivision of public law. This is the supreme law of the land. किसी भी कंट्री का जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो उस कंट्री का सुप्रीम लॉ होता है, और जो अदर ऑर्डिनरी लॉ होते हैं वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कंसिस्टेंट होने चाहिए। यदि नहीं होंगे तो वो लॉ उस कंट्री के जुडिशरी के द्वारा वॉइड डिक्लेयर कर दी जाएगी। It defines the structure of government, that is, how the parliament, executive, and judiciary work, set out the fundamental rights and duties of citizen, and limits the power of the government. जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर मीन्स पार्लियामेंट, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी किस प्रकार फंक्शन करेगी, लोगों के क्या फंडामेंटल राइट्स होंगे, उनके क्या ड्यूटीज़ होंगे, इसके साथ साथ गवर्नमेंट के पावर को कैसे लिमिट करना है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई होती हैं, यदि उस कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन जो है रिटन फॉर्म में है तो। इट इज़ द बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ ऑफ द स्टेट। जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ होता है वो किसी भी कंट्री का, किसी भी स्टेट का बेसिक एंड फंडामेंटल लॉ होता है। एंड द ऑर्डिनरी लॉ ऑफ द लैंड डिप्राइव्स इट्स अथॉरिटी एंड फोर्स फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। जो और जो उस कंट्री का ऑर्डिनरी लॉ होता है वो अपनी अथॉरिटी को, अपनी फोर्स को कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ही डिराइव किया गया होता है। मीन्स यदि वो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कंसिस्टेंट होगा तो वो जो ऑर्डिनरी लॉ है वो अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से ले सकता है और उसे इन्फोर्स किया जा सकता है। और यदि वो इनकंसिस्टेंट रहा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के तो उस कंट्री के जुडिशरी के द्वारा उस लॉ को वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ सुप्रीम लॉ है और कोई भी ऑर्डिनरी लॉ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के अगेंस्ट नहीं जा सकती है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। This governs how the government agencies and department like the municipal corporation, tax department, pollution control board ऑपरेट। मीन्स जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं उसमें वो प्रोविज़न होते हैं कि कैसे कोई गवर्नमेंट एजेंसी, कोई डिपार्टमेंट लाइक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, टैक्स डिपार्टमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और भी जो अदर एजेंसीज होती हैं गवर्नमेंट की, वो कैसे ऑपरेट होंगी, कैसे फंक्शन करेंगी, इन सारे मैटर से जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में होते हैं। इट इंश्योर दैट दीज बॉडीज एक्ट फेयरली विद इन देयर लीगल पावर एंड आर अकाउंटेबल टू द पब्लिक। ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये इंश्योर करता है कि जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं वो फेयर तरीके से एक्ट करेंगी, वर्क करेंगी अपनी लीगल अथॉरिटी में रहते हुए, और वे अपने फंक्शन के लिए, अपने एक्ट के लिए पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल रहेंगी। Difference between administrative law and constitutional law is that constitutional law deals with various organ of sovereign power, while administrative law deals with those organ as in motion. मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन लॉ और एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिफरेंस ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन लॉ हमें ये बताती है कि जो सोवरन पावर, जो सुप्रीम पावर के जो ऑर्गन है उनके क्या स्ट्रक्चर रहेंगे, उनके पास क्या क्या पावर हैं, जबकि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हमें ये बताती है कि वो लॉ किस प्रकार फंक्शन करेंगे। मीन्स वो प्रैक्टिकल रूप से कैसे फंक्शन करेंगे, वे मोशन में क्या क्या कर सकते हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं वे हमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से पता चलता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्रिमिनल लॉ। This deals with actions that are considered harmful to society as a whole. क्रिमिनल लॉ उन एक्शन से डील करते हैं, उन एक्शन से रिलेटेड प्रोविजन क्रिमिनल लॉ में होते हैं जो एक्शन सोसाइटी एट लार्ज को हार्म पहुंचाते हैं। इट डिफाइंस ऑफेंसेस लाइक थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट एंड सेट आउट द पनिशमेंट फॉर दोज हु कमिट देम। जो क्रिमिनल लॉ होते हैं वो ऑफेंसेस को डिफाइन करते हैं कि किस प्रकार के एक्ट जो हैं ऑफेंस माने जाएंगे, लाइक थेफ्ट, मर्डर, असॉल्ट को डिफाइन करते हैं कि ये सारे एक्ट क्या हैं। इसके साथ साथ वो ये भी डिफाइन करते हैं कि उन एक्ट के लिए क्या पनिशमेंट होंगे, और यदि कोई पर्सन जो है किसी स्पेसिफिक एक्ट को करता है जो कि एक क्राइम है और जो सोसाइटी एट लार्ज को हार्म पहुंचाती है तो उसे किस प्रकार के पनिशमेंट मिलेंगे वो क्रिमिनल लॉ में डिफाइन होते हैं। The government and that is a state prosecute the offender.
जो गवर्नमेंट होती है वो ऑफेंडर के अगेंस्ट जो है मुकदमा चलाती है, ऑफेंडर पर मुकदमा चलाती है, क्योंकि वो जो एक्ट है वो सोसाइटी एट लार्ज को हार्म पहुंचाती है, जिस कारण गवर्नमेंट ऑफेंडर पे मुकदमा चलाती है। अगला है टैक्स लॉ। इट डील्स विथ रूल्स फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस बाय गवर्नमेंट फ्रॉम इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। मीन्स टैक्स लॉ में टैक्स को कैसे कलेक्ट करना है, इन सारे मैटर से जो रिलेटेड रूल्स होते हैं, मीन्स टैक्स कलेक्टिंग से रिलेटेड जो रूल्स होते हैं, टैक्स क्या होते हैं, कितने टाइप के टैक्स होते हैं, ये जो सारी चीज़ें हैं वो टैक्स लॉ के अंतर्गत आती हैं। मीन्स टैक्स लॉ उन मैटर से डील करता है कि जो गवर्नमेंट है किस प्रकार से इंडिविजुअल और बिजनेस से टैक्स कलेक्ट करेगी, ये रूल्स जो है टैक्स लॉ में होते हैं। अगला है प्राइवेट लॉ, दैट इज अनदर टाइप ऑफ म्युनिसिपल लॉ। This part of the law deals with relationship rights and duties between private individual or organization not directly involving the government as a party. प्राइवेट लॉ वे लॉ होते हैं जो कि इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन के बीच रिलेशनशिप, उनके राइट्स एंड ड्यूटीज से रिलेटेड मैटर से डील करते हैं। उनसे रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं, उनके जो लॉ होते हैं वो प्राइवेट लॉ होते हैं, जिसमें डायरेक्टली गवर्नमेंट जो है एक पार्टी के रूप में इन्वॉल्व नहीं होती है। इट एम्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट बिटवीन प्राइवेट पार्टीज एंड प्रोवाइड रेमेडीज फॉर रॉन्ग्स। जो प्राइवेट लॉ होते हैं वो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच जो डिस्प्यूट अराइज होते हैं उनको रिजॉल्व करने का काम करते हैं। इसके साथ साथ जो जिस पार्टी के साथ रॉन्ग हुआ है, गलत हुआ है, जिस पार्टी को हार्म हुई है, उसको रेमेडी प्रोवाइड कराने का काम भी प्राइवेट लॉ के अंतर्गत किया जाता है। रेमेडी का जो प्रोविज़न होता है वो प्राइवेट लॉ में होता है। एग्जाम्पल हिंदू एंड मुस्लिम लॉ जो कि पर्सनल लॉ है, प्राइवेट लॉ है, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड लॉ ऑफ टॉर्ट्स, प्रॉपर्टी लॉ जो कि सिविल लॉ के टाइप्स हैं, वो प्राइवेट लॉ के ही एग्जाम्पल हैं, मीन्स प्राइवेट लॉ के अंतर्गत ही आते हैं, जो कि सिविल नेचर के लॉ हैं। सो सिविल लॉ मीन्स प्राइवेट लॉ के अंतर्गत जो रॉन्ग जिसके साथ हुआ है, जिसके साथ गलत हुआ है, उस पर उसको मेनली जो है रेमेडीज प्रोवाइड कराने पे फोकस किया जाता है। और जो रॉन्ग डोर है, जिसने गलत किया है, उसको कोई भी बड़ी सज़ा नहीं दी जाती है, लाइक इम्प्रिजनमेंट सज़ा नहीं दी जाती है, उस पर बस फाइन लगाने का या फिर अदर पार्टी जिसके साथ उसने रॉन्ग किया है उसको कंपनसेट करने का पनिशमेंट दिया जाता है। अगला है कॉन्ट्रैक्ट लॉ, दैट इज सब डिविजन ऑफ प्राइवेट लॉ। इट गवर्न्स एग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पार्टीज। जो कॉन्ट्रैक्ट लॉ होते हैं वो दो या दो से अधिक पार्टीज के बीच जो एग्रीमेंट होते हैं उसको गवर्न करते हैं, उसको रेगुलेट करते हैं। इट सेट्स आउट रूल फॉर हाउ कॉन्ट्रैक्ट आर मेड। कॉन्ट्रैक्ट लॉ में वे रूल्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनेगा, व्हाट मेक्स देम लीगली बाइंडिंग, और किस प्रकार का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बोथ पार्टीज़ को लीगली बाइंड करेगा, एंड व्हाट हैपेंड इफ़ वन पार्टी ब्रेक द एग्रीमेंट, और क्या होगा यदि एक पार्टी जो है किसी एग्रीमेंट को ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, ब्रीच कर देता है, तो उसके अगेंस्ट क्या सारे कौन से एक्शन लिए जा सकते हैं। इन सारे मैटर से जो रिलेटेड प्रोविजन है, जो लॉ है, वो कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंतर्गत आता है। अगला है टॉर्ट लॉ। It deals with civil wrongs or harm caused by one person to another, leading to injury, damage, or loss other than a breach of contract. Example include negligence like a car accident due to careless driving, defamation damaging someone's reputation, or trespass. जो टॉर्ट लॉ होते हैं वो सिविल रॉन्ग और हार्म से जो रिलेटेड मैटर्स होते हैं उन पे जो लॉ होते हैं वो टॉर्ट लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिसमें किसी एक पर्सन के द्वारा किसी दूसरे पर्सन को हार्म पहुंचाया गया होता है, जिसके अंतर्गत इंजरी, डैमेज और लॉस आता है, जिसमें मेनली फाइनेंशियल जो लॉस होता है लाइक ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसे इंक्लूड नहीं किया जाता है। सो लॉ ऑफ टॉर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड नहीं होता है, इसमें इंजरी, डैमेज और लॉस इंक्लूडेड होता है, मीन्स सिविल रॉन्ग और हार्म को टॉर्ट माना जाता है। जिसके अंतर्गत नेग्लिजेंस मीन्स केयरलेस ड्राइविंग से यदि किसी कार का एक्सीडेंट हो जाए, डिफेमेशन किसी की जो रेपुटेशन है उसको डैमेज यदि कोई पर्सन करता है, या फिर ट्रेसपास कोई पर्सन करता है, तो उसके अगेंस्ट लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत एक्शन लिया जा सकता है। द गोल इज यूजुअली टू कंपनसेट द इंजर्ड पार्टी। टॉर्ट लॉ का गोल होता है, सारे प्राइवेट लॉ का मेनली सिविल लॉ का गोल ही होता है कि जो इंजर्ड पार्टी है, जिसके साथ गलत हुआ है, उसको कंपनसेट करना। अगला है प्रॉपर्टी लॉ। इट डील्स विथ ऑनरशिप, पोजेशन, यूज एंड ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, बोथ मूवेबल लाइक अ कार एंड इमूवेबल लाइक लैंड और अ हाउस।
प्रॉपर्टी लॉ प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनके जो सारे प्रोविज़न होते हैं वो प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत ऑनरशिप से रिलेटेड जो प्रोविजंस हैं, पोजीशन, यूज़ और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से जो रिलेटेड प्रोविज़न है, जो रूल्स हैं, जो रेगुलेशन है, वो प्रॉपर्टी लॉ के अंतर्गत आते हैं। अगला है फैमिली लॉ मीन्स पर्सनल लॉ। These law governs matter related to marriage, divorce, adoption, guardianship, child custody, maintenance, and inheritance within a families. फैमिली लॉ उन मैटर्स को गवर्न करता है जो कि फैमिली के अंदर होते हैं, मीन्स फैमिली मैटर्स को फैमिली लॉ के अंतर्गत गवर्न किया जाता है, जिसके अंतर्गत मैरिज, डाइवोर्स, एडॉप्शन, गार्जियनशिप, चाइल्ड कस्टडी, मेंटेनेंस, डाइवोर्स, ईटीसी जैसे फैमिली मैटर्स जो होते हैं वो फैमिली लॉ के अंतर्गत गवर्न किए जाते हैं, रेगुलेट होते हैं। ऑफन बेस्ड ऑन रिलीजियस कस्टम इन इंडिया, जो कि इंडिया में प्रायर रिलीजियस कस्टम और रिलीजियस टेक्स्ट पे बेस्ड हैं। अगला है कॉरपोरेट या फिर कंपनी लॉ। इट डील्स विद फॉर्मेशन, ऑपरेशन एंड डिसोल्यूशन ऑफ कंपनीज एंड बिजनेसेस। कंपनी से रिलेटेड जो मैटर्स होते हैं उनसे उनके जो रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कंपनी लॉ या फिर कॉर्पोरेट लॉ के अंतर्गत आते हैं, जिसके अंतर्गत कोई कंपनी कैसे फॉर्मेशन, किसी कंपनी का कैसे फॉर्मेशन होगा, किसी कंपनी को कैसे फॉर्मेट किया जा सकता है, वो कैसे वर्क करेगी, उसका डिसोल्यूशन कैसे होगा, इन सारे मैटर से रिलेटेड जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं वो कंपनी लॉ के अंतर्गत आते हैं। इट गवर्न्स द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ शेयर होल्डर, डायरेक्टर्स एंड द कंपनी इट्सेल्फ। कंपनी लॉ में जो शेयर होल्डर्स होते हैं, जो डायरेक्टर्स होते हैं और जो कंपनी होते हैं उसकी क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, उसको कंपनी लॉ के अंतर्गत गवर्न किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है और इन सारे मैटर से रिलेटेड जो प्रोविज़न है वो कंपनी लॉ में होते हैं। अगला है लेबर लॉ या फिर एम्प्लॉयमेंट लॉ। इट गवर्न्स रिलेशनशिप बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, कवरिंग थिंग्स लाइक वेजेस, वर्किंग कंडीशंस, ट्रेड यूनियंस एंड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द वर्क प्लेस। लेबर लॉ जो एम्प्लॉयर्स और एम्प्लॉयज़ के बीच जो रिलेशनशिप होता है उसको गवर्न करने का काम लेबर लॉ करता है, जिसमें किसी एम्प्लॉयज़ का क्या वेजेस रहेगा, क्या उसकी सैलरी रहेगी, वर्किंग कंडीशन कैसी रहेगी, ट्रेड यूनियन कैसा रहेगा और वर्क प्लेस पे जो डिस्प्यूट्स होते हैं उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, इन सारे मैटर से रिलेटेड प्रोविज़न लेबर लॉ में होते हैं। Apart from these kinds, there are some other kinds of law as follow. मीन्स इन सारे काइंड्स के अलावा और भी कई सारे काइंड्स हैं लॉ के, और भी कई सारे टाइप्स हैं लॉ के, उसे देखते हैं। वैसे तो अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा, जिस भी अथॉरिटी के पास ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को रेगुलेट करने का पावर होता है वो अलग अलग पर्पस के लिए लॉ बना सकती है। सो लॉ के टाइप्स बहुत सारे होते हैं, अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा हमेशा लॉ बनाए ही जाते हैं और सोसाइटी के चेंजिंग नीड्स के अकॉर्डिंग लॉ जो है नए नए बनाए ही जाते हैं। लाइक इन्वायरमेंटल लॉ, यदि इन्वायरमेंट में कोई कमी आ रही है, इन्वायरमेंट को हार्म पहुंच रहा है लोगों के एक्टिविटीज से, तो उससे रिलेटेड लॉ बनाए जा रहे हैं। सो इन्वायरमेंटल लॉ भी क्या है, एक लॉ का टाइप ही है। साइबर लॉ, ये भी एक न्यू लॉ है जो कि सोसाइटी के चेंजिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग, सोसाइटी के नीड्स के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा बनाई जा रही है। सो जो लॉ है वो हमेशा अलग अलग पर्पस से के लिए बनाए जाते हैं, अलग अलग अथॉरिटी के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टाइप हैं लॉ के उसे कवर किया हुआ है। अगला है सब्सटेंटिव लॉ या फिर प्रोसीजरल लॉ। दिस क्लासिफिकेशन डिस्टिंग्विश बिटवीन द रूल्स देमसेल्फ। ये जो क्लासिफिकेशन है वो जो रूल्स के टाइप्स हैं उसको डिफ्रेंशिएट करता है एंड द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग दोज रूल्स, और वो रूल्स किस प्रकार से अप्लाई होगा उसके प्रोसेस को बताता है। सब्सटेंटिव लॉ, these are the rules that defines our rights, duties and liabilities. सब्सटेंटिव लॉ वे लॉ होते हैं, वे रूल्स होते हैं जो बताते हैं कि हमारे राइट्स क्या हैं, ड्यूटीज़ क्या हैं, लाइबिलिटीज़ क्या हैं। दे टेल्स अस व्हाट द लॉ इज़ ऑन पार्टिकुलर सब्जेक्ट, मीन्स किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे, किसी पार्टिकुलर एक्ट पे क्या लॉ हैं वे हमें सब्सटेंटिव लॉ के अंतर्गत पता चलता है। उन सारे रूल्स एंड रेगुलेशन जो कि हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को बताते हैं वे सब्सटेंटिव लॉ में होते हैं। एग्जाम्पल भारतीय न्याय संहिता, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट, इन सारे एक्ट में हमारे क्या ड्यूटीज़ हैं, क्या राइट्स हैं, क्या लाइबिलिटीज़ हैं, इन सारे मैटर्स के प्रोविज़न हैं जो कि सब्सटेंटिव लॉ की टाइप्स हैं, पार्ट हैं। अगला है प्रोसीजरल लॉ। दीज आर द लॉ दैट सेट आउट मैथड, प्रोसेस और स्टेप्स दैट मस्ट बी फॉलोड टू इन्फोर्स और अप्लाई सब्सटेंटिव लॉ।
सब्सटेंटिव लॉ मीन्स जिसमें हमारे राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ बताए गए होते हैं। उन राइट्स, ड्यूटीज़ एंड लाइबिलिटीज़ को किस मेथड से, किस प्रोसेस से, किस स्टेप्स की मदद से इन्फोर्स किया जाएगा, इन सारे मेथड्स और प्रोसेस स्टेप्स को प्रोसीजरल लॉ के थ्रू ही बताया जाता है। इन सारे मेथड और प्रोसेस से जो मैटर होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो लॉज होते हैं, वो प्रोसीजरल लॉ में दिए गए होते हैं। मीन्स सब्सटेंटिव लॉ को कैसे इन्फोर्स किया जाए, कैसे अप्लाई किया जाए, किस मेथड से, किस प्रोसेस से, किस स्टेप से, ये प्रोसीजरल लॉ में बताए गए होते हैं। दे टेल्स अस हाउ द लॉ इज टू बी पुट इनटू एक्शन। ये हमें बताते हैं, प्रोसीजरल लॉ हमें बताते हैं कि सब्सटेंटिव लॉ को कैसे एक्शन में लाया जा सकता है। एग्जाम्पल ऑफ प्रोसीजरल लॉ इज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ईटीसी। ये सारे एग्जाम्पल हैं प्रोसीजरल लॉ के, जिसमें मेथड, प्रोसेस एंड स्टेप्स बताए गए हैं सब्सटेंटिव लॉ को इन्फोर्स करने के। अगला है इंपेरेटिव लॉ। दीज लॉज आर कमांड बाय सोवरन बैक्ड बाय पनिशमेंट। इंपेरेटिव लॉ वे लॉ होते हैं, वे रूल्स होते हैं, वे रेगुलेशन होते हैं जो कि सोवरन बॉडी के द्वारा कमांड किए जाते हैं, सोवरन बॉडी के ऑर्डर होते हैं, और जिसको फॉलो ना करने वाले पर्सन के अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाता है, उसे पनिश किया जाता है। सो इंपेरेटिव लॉ इज दैट लॉ, दैट ऑर्डर दैट इज कमांडेड बाय सोवरन बॉडी एंड दैट इज बैक्ड बाय पनिशमेंट। एग्जाम्पल ट्रैफिक रूल्स मेड बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के द्वारा जो ट्रैफिक रूल्स हैं वो क्या है, इंपेरेटिव लॉ है, जो कि पनिशमेंट के द्वारा बैक किए जाते हैं। इस पनिशमेंट के थ्रू जो है उसको इन्फोर्स कराने की कोशिश की जाती है। अगला है कस्टमरी लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन कस्टम और ट्रेडिशन फॉलोड ओवर टाइम। कस्टमरी लॉ कस्टम और ट्रेडिशन पे बेस्ड होते हैं, जो कि लंबे समय से पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ कम्युनिटी के द्वारा, पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा फॉलो किए जा रहे हैं। एग्जाम्पल हिंदू कस्टमरी मैरिज रूल्स बिफोर कोडिफाइड लॉ। मीन्स हिंदू कोड बिल्स के आने से पहले जो भी कस्टमरी मैरिज रूल्स थे, हिंदू कस्टमरी मैरिज रूल्स जो है कस्टमरी लॉ थे। अगला है कन्वेंशनल लॉ। इट इज़ बेस्ड ऑन एग्रीमेंट और कन्वेंशन बिटवीन पीपल फॉर रेगुलेशन ऑफ देयर कंडक्ट टूवर्ड्स ईच अदर। कन्वेंशनल लॉ वे लॉ होते हैं जो कि एग्रीमेंट और कन्वेंशन पे बेस्ड होते हैं, जो कि दो या दो से अधिक जो पीपल होते हैं उनके बीच एग्रीमेंट के थ्रू एक दूसरे के बिहेवियर, एक दूसरे के कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो एग्रीमेंट और कन्वेंशन होते हैं उस पर बेस्ड जो लॉ होते हैं वे होते हैं कन्वेंशनल लॉ। एग्जाम्पल ऑफ कन्वेंशनल लॉ आर बिजनेस एग्रीमेंट्स, ट्रेड प्रैक्टिसेस, etc। ये था फुल कॉन्सेप्ट ऑफ काइंड्स और क्लासिफिकेशन ऑफ लॉ। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉज हैं जो कि अलग अलग अथॉरिटी के द्वारा ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को रेगुलेट एंड गवर्न करने के लिए बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पस से। यहाँ पे मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट काइंड्स लॉ के जो काइंड्स ऑफ लॉ हैं उसको मैंने यहाँ पे कवर किया हुआ है, और मोस्टली मैंने सारे जो काइंड्स हैं लॉ को उसको कवर कर लिया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लॉ हैं लाइक साइबर लॉ, प्राइस लॉ, इन्वायरमेंटल लॉ, जो कि अलग अलग पर्पस के लिए गवर्नमेंट के द्वारा या फिर किसी भी अथॉरिटी के द्वारा जिसके पास पावर है लॉ बनाने का, वो ग्रुप ऑफ पीपल के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए लॉ बनाती है अलग अलग पर्पस से। So, if you found this video helpful, don't forget to like this video, subscribe my channel and share this video. Thanks for watching and keep supporting me.